नमस्ते गाइज, यह वीडियो तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो पार्ट 2 में पढ़ते हैं और जिनका सब्सिडरी इकोनॉमिक्स सब्सिडरी है उनसे संबंधित है। और यह वीडियो कंपटीशन वालों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकती है अगर वे अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन में भी इन सब से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो चलिए देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना क्या है। पार्ट 2 में जो पास सब्सिडरी अर्थात लिए इकोनॉमिक्स में, उनका सबसे पहले देखना है चैप्टर कौन कौन सा आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको जो है मॉड्यूल 1 में पढ़ना है माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, एनालिसिस ऑफ कंज्यूमर डिमांड, यूटिलिटी एनालिसिस, आइडेंटिटी इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, नेचर एंड, आप देख लीजिए नेक्स्ट पेज में, प्रॉपर्टीज, कंज्यूमर्स, इक्विलिब्रियम। आप देख सकते हैं ये सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है। टोटल मिला के इतना चैप्टर जो है, इन सब चैप्टर से आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे। बस इतने चैप्टर को आप लोगों को कवर कर देना। अगर इन सब में से कोई भी, मान लीजिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आपने कोई बुक में देखा, तो आपको उससे रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव है आप उसे पढ़ ले, ताकि आप लोगों को एग्जाम में फ़ायदा हो और आप 100 में 100 नंबर लेके आए। तो हम लोगों ने अब सिलेबस के बारे में बात कर लिया कि ये आपको पढ़ना है। अब चलिए क्वेश्चन पर देखते हैं। तो ये रहा आप लोगों का अल्का गैस पेपर का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग अल्का गैस पेपर को सही करेंगे, ताकि आपको पता ही है कि गैस पेपर में बहुत सारी गलती रहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को गलती को सुधारा जाएगा। तो शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि निवेश, विनियोग, ये जो है, और इन्वेस्टमेंट, ये तीनों एक ही होता है। विनियोग का ही अर्थ होता है निवेश, और निवेश का अर्थ आप लोगों को पता ही है इन्वेस्टमेंट होता है। आजकल बहुत सारे बच्चे इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी से ही। तो विनियोग का दूसरा नाम ही क्या है? निवेश। इसमें आपको फंसना नहीं है। विनियोग का मतलब क्या होता है? निवेश। तो अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। मांग वक्र नीचे की ओर दाईं तरफ झुकता है, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो मूल्य प्रभाव के कारण जो है वो मांग वक्र नीचे की ओर दाईं ओर झुकता है। अगर कीमत में वृद्धि हुई, मान लीजिए मैंने एक ग्राफ बनाया, इसको ग्राफ के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। कौन सा कलर ले लूँ? ग्रीन कलर ले लेता हूँ। ओके, ये मैंने ले लिया। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है। बड़ा कर लो इसका स्केच को, इसके साइज बड़ा 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 बड़ा, ओह साइज बड़ा हुआ, जस्ट गुड। थोड़ा और छोटा, अब ठीक है। ये साइज जो आपका बड़ा हो गया। अब देखते हैं, इसको समझते हैं। मांग वक्र नीचे की ओर दाईं तरफ झुकती है, इसका मतलब क्या है? ये देख लीजिए, मैंने एक ग्राफ बनाया और इसमें आपको लिख दिया यहाँ पर कीमत, ओके, और यहाँ पर लिख दिया मांग। यहाँ पर 0 रहता, आपको पता ही है। ऑर्बिटल पॉइंट 1 2 3 4, ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया यार, थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, ये कीमत, ये मांग। ओके, 1 2 3 4 5, 1 2 3। अब देख लीजिए, मान लीजिए हमारा ये कीमत है। कीमत में वृद्धि यहाँ पर 3 पर हमारा कीमत है। अब यहाँ पे कीमत 3 है, तो मांग कितना है? मांग मेरा घट रहा है। और कीमत मेरा बढ़ा, कीमत 5 हुआ, तो मांग मेरा क्या हुआ? मांग मेरा 0 ही है। और अगर मेरा मांग बढ़ रहा है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है एक, तो देख लीजिए यहाँ पर 2, यानी यहाँ पर जो है कीमत और मांग दोनों एक दूसरे के बराबर है। और इसी तरह हम मान लीजिए यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है क्या है? यहाँ पर कीमत आप लोगों का 2 है लेकिन मांग 3 है, मतलब आप लोगों का कीमत कम है लेकिन मांग ज़्यादा है। तो ये इसका ग्राफ हुआ। अब आगे देखते हैं, तो इसको समझते हैं। मांग वक्र नीचे की ओर दाईं तरफ झुकती है, तो इसका क्या मतलब हुआ? मूल्य प्रभाव के कारण। आप लोगों ने देखा कि मूल्य प्रभाव हो रहा था, मूल्य बढ़ रहा था, घट रहा था, इस तरह से। तो ये किसके कारण होता है? तो मूल्य प्रभाव के कारण होता है। कीमत बढ़ता है तो मांग घटता है, अगर कीमत घटेगा तो मांग बढ़ेगा, इसका ये मतलब हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है तो बेलोचदार। अब ये बेलोचदार क्या है? तो अनिवार्य वस्तुएं आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों के लिए, मान लीजिए कि क्या इम्पोर्टेंट है? तो आलू, प्याज, ये सब इम्पोर्टेंट है। अगर इसका दाम कितना भी बढ़ जाए तो आदमी फिर भी लेकिन खरीदेंगे, अपना जीविकोपार्जन करेंगे। तो यही है कि अनिवार्य वस्तुओं पर जब मांग बढ़ती है तो वो बेलोचदार होता है। कितने भी दाम बढ़ जाए, कीमत बढ़ने पर भी मांग घटती नहीं है, इसका ये मतलब हुआ। कीमत बढ़ने पर भी मांग घटती नहीं है, इसी का अर्थ हुआ बेलोचदार। मतलब अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है बेलोचदार। इसका मतलब हुआ कि इसका शब्द बस चेंज है, बाकी मतलब अलग, मतलब जो है वो आप लोगों को समझना है।
जैसे कि मान लीजिए कभी कभी रहेगा आपको तटस्था वक्र, आपको इसका मतलब ही नहीं पता, लेकिन आपको जब परिभाषा बताया जाएगा तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे कि तटस्था वक्र का मतलब ओ इसी को तटस्था वक्र कहा जाता था, मुझे क्या पता था। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, क्या बताया शुरू में बताया, विनियोग का ही दूसरा नाम निवेश है। अब अचानक से आपसे पूछ दिया जाए विनियोग, हम जो है ना इस चीज़ में विनियोग किए क्या मतलब हुआ, इस तरह से आपको समझ में नहीं आएगा। और वही आपको कह देंगे निवेश करवे, इन्वेस्ट किए, तो आपको समझ में आएगा। नाम अलग होता है लेकिन परिभाषा जब आपको बता दिया जाए तो आप लोग समझ जाएंगे। तो इकोनॉमिक्स में यही होता है। इकोनॉमिक्स में बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि बेरोजगार का मतलब क्या होता है, तटस्था वक्र का मतलब क्या होता है, तो वो परेशान होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता में, तो इस तरह से आप लोग को मैं डील से ही बता रहा हूँ, और आप लोग अगर वीडियो पर पूरे अंत तक बने रहेंगे तो आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चन पर नज़र पड़ेगा तो आप लोग देखेंगे वो अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है बेरोजगार पर। अगर आप लोग झाड़ू मारते हुए भी इस कान में आराम से लगा लिए, या फिर बर्तन धोते समय लड़की लोग लगा ली कान में ईयरफोन और सुन रही है, तो उन लोगों को भी फ़ायदा करेगा, क्योंकि वो लोग इसका मतलब भी समझ रहे हैं। और थोड़ा बहुत तो आप वीडियो देख ही सकते हैं समझने के लिए। अब आगे देखते हैं पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेताओं की एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। क्या होती है पूर्ण प्रतियोगिता में? क्रेताओं एवं विक्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया। तो तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? हिग्स एवं एलन ने। देखिए आ गया ना तटस्था वक्र। तो तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? हिग्स एवं एलन ने। तो कब किया, ये भी आपसे पूछ सकता है। तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन कब किया? तो 1871 ईस्वी में किया। और ये जो एलन है ना, इसका एक अन्य नाम एजवर्थ भी लिखा रहेगा। तो अगर ये ऑप्शन में सिर्फ रहा कि तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया, यहाँ पर ये ना देके एजवर्थ कह देगा तो आपको एजवर्थ में मारना है। तटस्था वक्र की विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया? तो हिग्स एवं एलन ने या फिर एजवर्थ ने भी किया। ये भी आप याद कर लीजिए। और 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता की बचत धारणा का प्रतिपादन किया। तो उपभोक्ता की बचत का प्रतिपादन किया था मार्शल ने किया था। और ड्यूट पीट ने सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में इसका दिया था। मतलब कि ये उपभोक्ता की बचत की धारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो ड्यूट पीट ने सर्वप्रथम 1844 ईस्वी में इसका ये दिया था, लेकिन इसके बाद मार्शल ने इसका प्रतिपादन किया, अच्छे से प्रतिपादन किया, इसलिए मार्शल का नाम आज याद रखा जाता है और ड्यूट पीट का नाम उतना याद नहीं किया जाता। लेकिन अगर पूछ दिया, अगर मार्शल ऑप्शन में आपको नहीं दिया, सिर्फ ड्यूट पीट दिया, तो आपको ड्यूट पीट में आंसर मार के आना है। अगर मार्शल दिया तो आपको मार्शल में आना। देख लीजिए यहाँ ड्यूट पीट नहीं है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, वो पहले से सेटर सोच के देते हैं। उपभोक्ता की बचत धारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो मार्शल ने किया। सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब जीडीपी, जिसे हम लोग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, एवं विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन के आय के योग को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद बराबर आप लोग कह सकते हैं जीडीपी प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन के आय के योग। विदेश से जो भी आते हैं साधन के योग, शुद्ध शासन, वो उन दोनों का योग को हम लोग सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है, इसे क्या कहते हैं? तो ओस्फीति प्रभाव कहते हैं। और ओस्फीति प्रभाव का एक मुद्रास्फीति और ओस्फीति प्रभाव एक दूसरे के विपरीत है। अब मुद्रास्फीति क्या कहती है? तो वो मुद्रास्फीति नहीं, सॉरी, ओस्फीति प्रभाव किसे कहते हैं? तो मुद्रा की मात्रा में कमी एवं वस्तु और सेवा की मात्रा में बढ़ोतरी को ही ओस्फीति प्रभाव कहते हैं। मतलब मुद्रा की मात्रा में कमी हो गई और वस्तु और सेवाओं की मात्रा में बढ़ोतरी होगी। मुद्रा हमारे पास कम गया, वस्तु एवं सेवा की मात्रा बढ़ गया, तो इसे ही ओस्फीति प्रभाव कहते हैं। तो वही यहाँ क्वेश्चन दिया है, मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़ रही है, इसका क्या मतलब हुआ? तो ओस्फीति प्रभाव। वहीं अगर मुद्रास्फीति का प्रभाव होगा तो इसके विपरीत हो जाएगा, मुद्रा की मात्रा में अधिक एवं वस्तु एवं सेवा की मात्रा में कमी, ये हो जाएगा आप लोगों का तब मुद्रास्फीति, इसके विपरीत। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नकद शेष दृष्टिकोण को कहा जाता है। तो मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नकद शेष दृष्टिकोण को कहा जाता है बचत विनियोग दृष्टिकोण। क्या कहा जाता है? बचत विनियोग दृष्टिकोण। आप लोगों को बताया था मैंने, विनियोग का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट, अर्थात निवेश।
तो मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नकद शेष के दृष्टिकोण को कहा जाता है बचत विनिवेश दृष्टिकोण। इसको ठेठी भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मुद्रा आपके पास ज़्यादा हो गया तो आप क्या करेंगे, तो बचत करके अपना इन्वेस्ट करेंगे, तो वही मुद्रा परिणाम सिद्धांत के नकद आप लोगों के पास ज़्यादा रहेगा, नकद रहेगा तभी तो आप लोग इन्वेस्ट करेंगे। ये मैं ठेठ में समझा रहा हूँ ताकि आप लोग समझ जाएं। तो आप लोग बचत विनियोग दृष्टिकोण इसे कहते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक है। तो इसका आंसर गलत दिया गया था, मैंने सॉरी टिक मारना भूल गया। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को वीडियो देखने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि कभी कभी पीडीएफ में बहुत कुछ चीज़ें मैं करना भूल जाता हूं, लेकिन यहाँ जब क्वेश्चन देखता हूं तो याद आता है। एक बार और हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ था, पीडीएफ में एक गलती हो गया था, लेकिन मैंने आपको वीडियो में सही करके बताया था। तो अब वीडियो देखना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है। वीडियो में बहुत सारी बातें ऐसे होती है जो कि पीडीएफ में आप लोग पढ़ के भी नहीं समझ पाएंगे। तो आप लोग वीडियो एक बार ज़रूर देखिए, एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद फिर आप पीडीएफ देखें। और पीडीएफ को तो आपको पता ही है कि टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया रहता है, तो आप वहाँ से आराम से जुड़ सकते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक कौन है, तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका आंसर गलत था और ये सही आंसर है रिजर्व बैंक। और रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। मैंने आपको जो भी क्वेश्चन रिलेटेड बता रहा हूँ उसको आप याद करते जाए, ताकि उससे भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग जरूर मारेंगे। और मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इससे के अतिरिक्त मतलब अगर कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ही रहता है। ब्याज एक मौद्रिक घटना है, यह किसने कहा था, तो यह कहा था किन्स ने। प्रोफेसर एक किन्स है इकोनॉमिक्स में, उन्होंने ही ब्याज एक मौद्रिक घटना है यह कहा था। तो आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन देखा, उसके बाद 20 क्वेश्चन कल देखेंगे, फिर 30 क्वेश्चन, और फिर जब 50 क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर पर डे हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। और हर डे आप लोगों का अब से हिस्ट्री ऑनर्स का और सब्सिडरी का हिंदी का, और फिर पॉलिटिकल का सब्सिडरी, इकोनॉमिक्स का सब्सिडरी, ये सारे आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि एग्ज़ाम तक में आप लोगों को कंप्लीट हो जाए। और जल्द ही आप लोगों को मैथ ऑनर्स के भी कराए जाएंगे। तो मैथ ऑनर्स या फिर मैथ सब्सिडरी जो भी लिए हैं आप लोग टेलीग्राम चैनल पर अवश्य जुड़े, क्योंकि मैथ ऑनर्स की जानकारी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड की जाती है। अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ, अगर आप चाहते हैं कि और सारे बच्चे हैं उन लोगों को भी यह वीडियो जानी चाहिए, ताकि उन लोगों का भी 1500 ऑब्जेक्टिव आए और वो लोग भी फर्स्ट डिवीज़न से पास करें, तो आप लोग उन्हें भी शेयर ज़रूर करें, ताकि हम एक दूसरे के हेल्प करके ही इस परीक्षा में तैयारी अपनी अच्छी कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड और भी इन्फॉर्मेशन मालूम है तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, कमेंट करने से आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग कमेंट जरूर करें, ताकि कोई भी बच्चे आएंगे तो वो कमेंट आप पढ़ेंगे तो उन लोगों को भी और क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो यही आप लोगों के साथ साझा करनी थी। और आप लोगों को इसका PDF जो है आप लोगों को 3 अप्रैल 2022 में आप जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसका जो है PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सब्सिडरी इकोनॉमिक्स के नाम से। आप वहां पर जाके देख सकते हैं। पार्ट 2 का ये है तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी और मुंगेर यूनिवर्सिटी वालों के लिए, इसमें सही करके बताया गया है। फिर नेक्स्ट डे जब आप लोगों को आएगा तो उसमें बताया जाएगा कि PDF आप लोगों को कहाँ प्रोवाइड किया गया, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो आप लोग इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, चैनल पर बने रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।